नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के 22वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे करियर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में तेजी से होती ग्रोथ से एक बात तो साफ तौर पर सामने आती है, इस फील्ड में बढ़ते करियर प्रोस्पेक्ट्स की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत सारी जॉब्स हर दिन ऐड हो रही हैं। इसमें बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर एन के शर्मा जी मौजूद हैं। सर एचआरआईटी में ग्रुप डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। ओवर टू यू सर, प्लीज। ओके। मैं आज के वेबिनार को जो है वो 2-3 पार्ट्स में लूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा आईटीआई से और अपनी जर्नी जो है उसके बाद डिप्लोमा, फिर बीटेक, फिर एमटेक, उसके बाद पीएचडी पर ख़त्म करूँगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीनों कोर ब्रांचेज़ हैं। इलेक्ट्रिकल से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्भव हुआ और उसके बाद कंप्यूटर साइंस आया। आज के टाइम में सब लोग कंप्यूटर साइंस के पीछे हैं। जहाँ पर भी देखिए कंप्यूटर साइंस की ही जोर है। किसी भी फील्ड में आप देखें कंप्यूटर साइंस का ही जोर है और ये सच है कि आज के टाइम में कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। किसी भी फील्ड में हम जो है कंप्यूटर्स के बिना प्रोबेबली नहीं सोच सकते। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिना इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी के आप किसी भी चीज़ को नहीं चला सकते। इवन जो आज हम वेबिनार भी कर रहे हैं, वो वेबिनार भी अगर सप्लाई चली जाए किसी भी कारण से, तो हम और आप आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी नहीं चलता। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना कल्पना प्रोबेबली 1 घंटे या 2 घंटे भी नहीं कर सकते हैं आज के टाइम में। लाइफलाइन मेट्रो हो या फिर ट्रेन्स हों, लंबी दूरी की जो भी ट्रेन्स हैं, सब में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ जो चल रही हैं, जितनी भी मशीन्स चल रही हैं, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी चीज़ संभव नहीं है आज के टाइम में। मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है। जहाँ तक करियर की सवाल है, मैं इसको आईटीआई से शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि क्या केवल एक सर्टिफ़िकेशन जो आईटीआई का है, ट्रेनर का सर्टिफ़िकेशन हो, या डिप्लोमा आपने किया, या आपने बीटेक की डिग्री ली, या आपने एमटेक की डिग्री ली, या आपको पीएचडी मिला, क्या केवल उसके बेसिस पर जॉब संभव है? मेरा मानना है कि जॉब केवल एक डिग्री के बेस पे या डिप्लोमा के बेस पे या सर्टिफिकेशन के बेस पर नहीं मिलता है। जॉब पाने के लिए बेसिक क्वालिटी, जो बेसिक नीड है, वो एक सर्टिफिकेशन ज़रूर है, वो एक डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीज़ें चाहिए जो कि जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिस भी कोर्स को कर रहे हैं, उस कोर्स को अच्छी तरह से सीखें। मैं मेरा लगभग 37 इयर्स का टीचिंग का करियर है। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है और पिछले करीब 15 साल से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। बच्चों की एक आदत है कि वो इस चीज़ पर रहते हैं कि हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, या अभी समय है बहुत मेरे पास और मैं इसको थोड़े समय के बाद करूँगा। इन चीज़ों की वजह से ही आज जब बच्चा पास होकर निकलता है, तो उसके पास कोई करियर के लिए कोई जॉब नहीं रहता है। वो कहीं पर भी जाता है तो वहाँ पे वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। मेरा ये मानना है कि आप आईटीआई अगर कर रहे हों, जो 2 साल की है, 10th के बाद होती है, डिप्लोमा है जो 3 साल का है, वो भी 10th के बाद है, इंजीनियरिंग है वो 12th, बीटेक जो डिग्री है वो 12th के बाद है, 4 साल की डिग्री, एमटेक फिर 2 साल का कोर्स है और पीएचडी का मिनिमम 3 साल है, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 7 साल है। इनमें अगर आप समय पर चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तो आप कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफ़िकेशन है, वो बेसिकली केवल एक क्वालिफ़ायर है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर कहीं पर जॉब निकलता है कि 60% बीटेक में चाहिए,
या डिप्लोमा में 60% चाहिए, तो आपके पास वो अगर 60% नंबर हैं, तो प्रोबेबली आप उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि आपको वो जॉब मिलेगा ही। अतः ये बेहद ज़रूरी है कि हम जब पढ़ाई कर रहे हों, अपने करियर को बना रहे हों, तो उस समय हम बहुत ही जो है सीरियस पढ़ाई करें। स्टूडेंट्स जो भी हैं, चाहे आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी कर रहे हों, उनको सपोर्ट करने वाले उनके पेरेंट्स हैं जो उनको पैसा देते हैं। पढ़ाई के लिए जो आपकी फीस जो है वो आपके पेरेंट्स भरते हैं, लेकिन पढ़ाई आपके पेरेंट्स या गार्जियन या कोई और नहीं कर सकता आपके अलावा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जिस समय हम पढ़ाई कर रहे हों, उस समय बहुत सीरियस हों। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो हमारी पढ़ाई की आज की जो पद्धति है, उसमें हम रट कर, चीज़ों को पढ़कर, रट कर, मगअप करके पास तो हो सकते हैं, हमारे अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो चीज़ हमको आई ही है या हमने उसको अच्छी तरह लर्न किया है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझको इस चीज़ को सीखना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो चीज़ों की लर्निंग की कैपेबिलिटी होगी, आपके अंदर से इच्छा होगी, तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में फेल हो। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो इंटरव्यू में जनरली रहती है, इसके 2 पार्ट होते हैं इंटरव्यू के, किसी भी इंटरव्यू के। एक तो आपका जो है वो टेक्निकल पार्ट है और दूसरा है सॉफ्ट स्किल का पार्ट। सॉफ्ट स्किल्स बेहद इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल तो आप मेहनत करके हो सकता है एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई कर लें, लेकिन अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, तब भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉब में सेलेक्ट होने के लिए ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट। पहली चीज़, आप मेहनत करके कर सकते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसको आप मेहनत करके पा सकते हैं, उसमें क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है, वो आपको सीखना ही होगा। इसीलिए किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में जो एचआर का राउंड है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस राउंड के बाद ही आप उस कंपनी में सेलेक्ट होते हैं। तो अभी तक के जो मैंने आपको बताया कि आप जिस भी कोर्स को कर रहे हो, जिस भी काम को कर रहे हो, उस काम के प्रति बहुत सीरियस रहें। दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी जो पंक्चुअलिटी है, वो सेल्फ होनी चाहिए। सपोज़ आज का प्रोग्राम अगर मुझे 11:30 बजे शुरू करना था, तो हमको 11:30 बजे यहाँ पे प्रेज़ेंट रहना है। कोई मुझसे कहे या ना कहे। इसी तरह से आप जिस जॉब में हैं, आप क्लास कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए पढ़ना है, अपनी पंक्चुअलिटी करना है और इस पंक्चुअलिटी का हमेशा फ़ायदा होता है। अब मैं आता हूँ सबसे पहले ट्रेड पर, जो है टेक्नीशियन का ट्रेड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टेक्नीशियन का जो ट्रेड है, टेक्नीशियन का ट्रेड जनरली 2 साल का रहता है और ये टोटली प्रैक्टिकल कोर्स है। जॉब्स गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हैं और प्राइवेट में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन है, वो अपना सेल्फ का जॉब भी कर सकते हैं। आप किसी भी सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं। आप किसी भी आप खुद की दुकान भी खोल सकते हैं। आप मोटर वाइंडिंग का काम कर सकते हैं। आप फ्रिज का काम कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेड हैं, जो कि आप खुद कर सकते हैं। लेकिन आईटीआई में भी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, तो काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ये नहीं पता लगता बच्चों को। अतः बेहद ज़रूरी है कि हम आईटीआई या डिप्लोमा करने के बाद 1 या 2 साल की अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें। अप्रेंटिसशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है और उसमें आप इंडस्ट्री में जाकर वहाँ पर काम सीखते हैं और अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उस कंपनी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे।
प्राइवेट में बहुत से सारे जॉब्स रहते हैं। जॉब्स की कहीं पर भी कमी नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो और किसी भी समय पर। किसी भी समय पर किसी भी स्ट्रीम में जॉब्स की कमी नहीं है। जो स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड जॉब है या जो स्किल्स की कमी है वो रहती है। तो आईटीआई जो 2 साल का कोर्स है वो टेक्निकल कोर्स है, एकदम प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरी कम पढ़ाई जाती है उसमें। लेकिन उसके बाद आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप ज़रूर करनी है और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से आप उसको करने के बाद, अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे जॉब रहते हैं और अ, अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आप गूगल पे ही डालेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए, अप्रेंटिस इंडिया में जैसे आज भी मैंने देखा था तो बहुत सारे जॉब्स इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस के अवेलेबल हैं जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है। आपको वहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलेगा ताकि आप अपना दैनिक खर्चा चला सकें। कुछ कंपनीज नहीं देती हैं स्टाइपेंड, लेकिन कुछ कंपनी स्टाइपेंड भी देती हैं। तो आप ऐसी कंपनी को चूज करें जहाँ पर आप काम सीख सकें। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको अप्रेंटिसशिप के लिए काम सीखना है। क्योंकि इंडस्ट्री में कहीं पर भी हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप किक आउट कर दिए जाएंगे। इसके बाद मैं आता हूँ डिप्लोमा के ऊपर। डिप्लोमा जो है वो 3 साल का कोर्स है आपका और ये भी 10th के बाद रहता है। डिप्लोमा में थ्योरी और प्रैक्टिकल का समावेश है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही सिखाया जाता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि बच्चे जो सीरियस हैं वो अच्छी तरह सीखेंगे, जो सीरियस नहीं है वो अच्छी तरह उन चीज़ों को नहीं सीखते हैं। डिप्लोमा करने के बाद जो जॉब्स हैं वो आपको दोनों ही मिलेंगे, गवर्नमेंट में भी मिलेगा और प्राइवेट में भी मिलेगा। गवर्नमेंट में मैं केवल एक ही जॉब की बात करूंगा, हालांकि आपके जो डिप्लोमा के बाद हैं वो जॉब्स रेगुलर बेसिस पर लगभग निकलते हैं पीएसयूज में, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे एनटीपीसी हुआ, चाहे गेल हुआ, चाहे इसरो हुआ और बहुत सारी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट की हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, उसमें जॉब्स रहते हैं। आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के भी जॉब भी आते रहते हैं। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में भी जेई की पोस्ट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकलती है, ये भी लगभग रेगुलर ही है, एक दो साल में निकलती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो एसएससी जेई का पेपर हर साल होता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक जनरल बताता हूँ। मैंने आज सुबह सर्च किया था इसको, हालांकि मैं डिप्लोमा होल्डर्स को नहीं पढ़ाता तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा जो आजकल की लैकिंग। जो डिप्लोमा का कोर्स है वो जनरली बीटीई के द्वारा संचालित किया जाता है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हर एक स्टेट में होता है और हर एक स्टेट में उसी के द्वारा ये डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं। सिलेबस वगैरह सब उनका ही बनता है और आप इसको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से कर सकते हैं। अगर कंपनीज आती हैं इन कैंपस तो आपका सिलेक्शन हो सकता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन आपका बहुत कम होगा। आपके पास केवल 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के बीच के में ही कंपटीशन है। लेकिन जो ओपन एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं तो कंपटीशन बहुत टफ है। इसका मतलब ये है कि जब ओपन एग्जामिनेशन है तो आपको अपने आप को प्रूव करना हो कि आप उन सबसे बेहतर हैं। मैं एसएससी जेई का एग्जाम्पल लेता हूँ। एसएससी जेई में जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा 2 पेपर होते हैं। एक तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पेपर होता है, ये आपको किसी भी डिप्लोमा के कोर्स में नहीं पढ़ा है। और दूसरा जो है वो 50 नंबर का पेपर होता है जनरल अवेयरनेस का, ये भी कहीं नहीं पढ़ा है किसी भी सिलेबस में। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जो जनरल अवेयरनेस है ये दोनों पेपर्स करिकुलम का पार्ट नहीं है। और ये 100 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत से बच्चों की अच्छी हो सकती है, सेम हो सकती है, तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा।
लेकिन अगर आप जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एसएससी जेईई का पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में है, इसमें एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, रीजनिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल सीरीज वगैरह बहुत सी सारी चीजें आती हैं। ढेर सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आपको, अगर आपका टारगेट एसएससी जेईई है, मैं आपके टारगेट की बात कर रहा हूँ, टारगेट पहले से डिसाइड होना चाहिए कि मुझे क्या करना है इस कोर्स को करने के बाद। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है बीटेक का, जो मैं बच्चों से फाइनल ईयर में अगर पूछता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो, तो कहेगा सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या वो कहेगा सब पहले मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ फिर मैं सोचूंगा। ये चीजें लगभग हर बच्चे के साथ है। हर बच्चा लगभग इसी तरह से सोचता है कि अभी एक मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कर लूँ, बाकी तो बाद में देखा जाए, जबकि ये चीजें सच नहीं है। आपको शुरुआत से ही अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने एसएससी जेईई की बात करी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो उसमें आप ये देखेंगे कि ये 2 पेपर्स जो हैं वो आपको तीनों सालों में पढ़ाए नहीं जाएंगे। इसका मतलब इसकी तैयारी आपको पहले से करनी है। तो एसएससी जेईई के पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको बुक शेल्फ पे मिल जाएंगे, बुक स्टोर पे मिल जाएंगे, इसके बुक्स भी मिल जाएंगे। आपको हर साल का पेपर देखना है और उस साल के पेपर को देख के ये तैयारी करनी है कि मुझको ये चीजें ऐसे ऐसे तैयार करनी। तो इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होना भी चाहिए। किसी भी चीज को करने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और केवल प्लान बनाने से ही कुछ नहीं होगा। प्रॉपर प्लानिंग के बाद उसका एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। आप बहुत बढ़िया प्लान बना सकते हैं, लेकिन आपने अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको उस पर वर्क नहीं किया, तो वो चीजें बेकार हैं, आपके लिए किसी भी यूटिलिटी की नहीं होंगी, और आप ये कहेंगे साहब मैंने तो सब कुछ किया था लेकिन मेरा जो है एंड रिजल्ट नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप, हो सकता है पहली बार में सक्सेस ना पाए, तो आपको उन गलतियों को एनालाइज करना है कि सब मैंने कहाँ पर गलती करी थी और उन गलतियों से मैं किस तरह से उनको दूर कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सिद्धांत कंट्रोल में जनरली यूज होता है, वो नेगेटिव फीडबैक का है। नेगेटिव फीडबैक जब भी होगा तो एरर जो है बढ़ेगी नहीं, जबकि पॉजिटिव फीडबैक होगा तो एरर हमेशा बढ़ेगी। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि मैं अपनी गलतियों को एनालाइज करूं कि मैंने कहां पर गलती करी और मैं किस कारण से सक्सेस नहीं पा पाया। तो आपको जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा फॉर क्वालिफाइंग द एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो पीएसयूज के जो एग्जामिनेशन हैं उस पर भी आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री में एम्पल जॉब्स हैं, अप्रेंटिसशिप के बाद आपको वहां पर भी जॉब बहुत मिलेंगे, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी अपने आप को प्रूव करने की। आजकल के बच्चे जनरली ये भी मानते हैं कि साहब मेरे को शुरुआत में ही, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिक्स है स्केल, तो उसमें अगर आपको 40,000 45,000 से अगर आपकी स्टार्टिंग है, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो डिप्लोमा होल्डर्स को वो 12 से 15,000 से ज़्यादा रुपए नहीं देंगे। हो सकता है 10,000 से स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि आप वर्थ हैं, तो आप 5 साल के अंदर ही उस 50,000 पर भी पहुंच सकते हैं। तो मेहनत आपको कंटिन्यूस बेसिस पर करना होगा। इसके बाद मैं थर्ड नंबर पर आता हूं, बीटेक पर। डिप्लोमा के बाद आप जो है बीटेक के में भी एडमिशन ले सकते हैं एज ए लेटरल एंट्री, और
लेटरल एंट्री का मतलब सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होगा बीटेक में और उसके बाद आप 3 साल में बीटेक की डिग्री पा जाएँगे। क्योंकि डिप्लोमा के बेसिस पर आप बहुत ज़्यादा हाई रैंक तक नहीं जा सकते। एक समय के बाद आपका रैंक और आपका जो पे स्केल है, वो स्टैग्नेट हो जाता है। उस स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए आपको नेक्स्ट डिग्री चाहिए रहती है। तो आप जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो थोड़े समय के बाद अगर परमिट करते हैं या फिर डायरेक्ट ही करना चाहते हैं, तो वो बीटेक भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ बीटेक के ऊपर। बीटेक जो है वो 4 साल का कोर्स है। बीटेक में एक तो प्योर है, जो कि बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और दूसरा है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बेसिकली जो बीटेक इलेक्ट्रिकल का बंदा है, वो पावर सिस्टम की तरफ ज़्यादा है, स्विच गियर प्रोटेक्शन की तरफ ज़्यादा जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास माइक्रो कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। बीटेक के बाद अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आपके लेटेस्ट जो ट्रेंड है, उस पर भी बात करूँगा। 4 साल बीटेक में भी आपको मेहनत करनी है। मैं अगर केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की बात करूँ, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में सबसे ज़्यादा जॉब्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के ही होते हैं। ये तीनों कोर ब्रांचेज़ हैं और इसके जॉब्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में भी जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जो 200 नंबर का है। इसके अलावा टेक्निकल पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में रहता है, जो 300 नंबर के रहते हैं, 300-300 का ईच। यहाँ पर भी ये 200 नंबर डिसाइडिंग हैं। एक तो सीटें कम रहती हैं, दूसरा ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ामिनेशन है। केवल आप ही के बैच के नहीं, आपसे 4-5 बैच पहले के भी बच्चे उसमें अपीयर होते हैं। और अगर सपोज़ कीजिए 100 वैकेंसी है या 50 वैकेंसी है, तो उसके लिए कई लाख बच्चे उसमें बैठते हैं। तो आपको अपने आप को वहाँ पर प्रूव करना होगा और इस प्रूव करने के लिए भी आपको तैयारी कम से कम 3rd ईयर से ऑनवर्ड से आपको करनी चाहिए। जो जनरल स्टडीज़ है, उसके लिए आपको सतत तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीज़निंग वगैरह भी आती है। तो ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है और 200 नंबर आपके डिसाइडिंग हैं। इसके बाद फिर इंटरव्यू रहता है और इंटरव्यू के बाद टोटल नंबर जोड़ के उसकी मेरिट बनती है, उसके बाद हिसाब से आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्वालीफाई कर सकते हैं। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके लिए आपको गेट में बैठना पड़ता है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट का एग्जामिनेशन होता है और ये जनरली आईआईटीज़ ही कंडक्ट करती हैं। गेट के थ्रू आप एमटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं, एनआईटीज़, आईआईटीज़ में या और कॉलेजेस में भी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक गेट में अंडर 200 है, तो आपको कोई भी अच्छी नवरत्न कंपनीज़ जैसे एनटीपीसी है, आईओसीएल है, गेल है, सेल है, तो वो सारी कंपनीज़ में आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पाते हैं। छोटा सा इंटरव्यू होगा उस गेट के बेस पर, लेकिन अगर इतनी बढ़िया रैंक है आपकी, तो निश्चित रूप से आपके पास नॉलेज है, आपने मेहनत करी है और आप चीज़ों को जानते हैं। इसके बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं। एमटेक के बाद आपके पास टीचिंग का करियर एक ओपन है और इसके अलावा आप जो है आर-एन-डी में भी जा सकते हैं। आप बाहर का भी ट्राई कर सकते हैं, विदेशों में जो एमएस के लिए जाते हैं बच्चे, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आपका करियर वहाँ पर भी सुरक्षित है। तो गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ामिनेशंस हैं, वो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा जनरल अवेयरनेस पर भी हैं, जबकि प्राइवेट में जितने भी आपके जॉब्स होंगे, वो टेक्निकल के अलावा आपके सॉफ्ट स्किल्स को भी देखेंगे। अब मैं आता हूँ, इसके बाद फिर पीएचडी बचती है। पीएचडी में जनरली आर-एन-डी में जो लोग जाना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है रिसर्च में, वो आर-एन-डी में पीएचडी करते हैं और या फिर टीचिंग में आपको जाना है, तो आप टीचिंग में जाते हैं।
मैं अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो लेटेस्ट चल रहा है उसके स्कोप की बात करता हूँ। बीटेक करने के बाद मैं थोड़ा सा और बता दूं, बीटेक करने के बाद आपके पास जो ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद फिर नॉन टेक्निकल जॉब्स भी ओपन है। उसमें आपका सिविल सर्विसेज भी है यूपीएससी का, आपके बैंक पीओ भी हैं, आप आरआरबी में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो स्टेट का एग्जामिनेशन होता है यूपीपीएससी का, या स्टेट जो पब्लिक पीएससी का एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पर भी आप अपियर हो सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। आजकल जो बोलबाला है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, और एस्टिमेटेड है, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुरू ही हुए हैं, तो एस्टिमेटेड है कि आज से 5 साल 2027 तक कम से कम 20 मिलियन जॉब्स हमको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट में ईवी चार्जिंग और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी केवल टाटा ने इसको थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करा है। वहां पर एवेन्यूज बहुत हैं, बहुत सारी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, इसमें स्कूटर्स भी हैं और कार्स भी हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी इलेक्ट्रिकल का रोल बेहद इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा आपको पता है कि इसमें कोई भी इंजन नहीं होता, मोटर से ही ड्रिवन है ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का रोल बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जीज में जो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रोल बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रोबोटिक्स हुआ, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर भी यूज होता है, इसमें प्रोग्रामिंग भी यूज होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई भी डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, वो ये ना सोचें कि हमको केवल कोर में ही जॉब करना है। मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ कि इलेक्ट्रिकल फैन जो आपके शायद सर के ऊपर या पास में चल रहा होगा, आप जहां पर भी बैठे हैं, हम इस इलेक्ट्रिकल फैन को जनरली कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल का है। बट आप बताइए, जिसमें बियरिंग लगी हुई है क्या वो इलेक्ट्रिकल की है? जो इसके 3 फिन्स हैं क्या वो इलेक्ट्रिकल के हैं? जो रॉड है क्या वो इलेक्ट्रिकल की है? इवन जो वाइंडिंग है क्या वो इलेक्ट्रिकल की है? ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल के नियमों के अनुसार चलता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हम सब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, लेकिन ये मैकेनिकल डिवाइस है, स्टैटिक मैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल का प्रिंसिपल है। तो कोई भी चीज आज की डेट में प्योर इलेक्ट्रिकल या प्योर मैकेनिकल या प्योर कंप्यूटर की नहीं है। कंप्यूटर में कोडिंग या प्रोग्रामिंग है, लेकिन जो डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई भी चीज प्योर कोर की नहीं होती। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दूसरा जो आजकल एवेन्यू आजकल ओपन है और हर इंडस्ट्री में जनरली है, वो है आपका ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन में आपके पास बेसिक ऑटोमेशन और एडवांस ऑटोमेशन, ये दो चीजें आपको इसमें सीखनी होंगी। इंडस्ट्री में जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं वहां पे प्रोसेस का ऑटोमेशन होता है, और जहां पर केवल एक रोबोट या दो रोबोट किसी एक पर्टिकुलर काम को कर रहे होते हैं, उसमें मशीन्स का ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन की जो फील्ड है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एकदम ओपन है। 2022 में ऑटोमेशन का जो मार्केट था वो 147.9 बिलियन डॉलर्स का था, और जो एस्टिमेटेड है वो 2027 तक ये 218.8 बिलियन डॉलर्स का होने की उम्मीद है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो ऑटोमेशन सीख कर एक अपना अच्छा करियर बना सकता है।
ऑटोमेशन का पार्ट भी जो आपका सिलेबस है या करिकुलम है उसका पार्ट नहीं है, तो इन चीज़ों को या इन स्किल सेट्स को आपको अलग से सीखना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में अगर आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑटोकैड की नॉलेज होनी चाहिए, ऑटोकैड फॉर इलेक्ट्रिकल, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक जो ऑटोमेशन है, उसमें आपका पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स, एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, सेंसर, सर्वो, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस जो अवेलेबल हैं उनको आप कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस ऑटोमेशन है उसमें आपको पास एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज आईओटी, ऐसी चीज़ों का भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करेंगे और जिसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहेंगे, उस इंडस्ट्री में ही आप आगे बढ़ेंगे। उसी में आपको डीप नॉलेज लेनी है और ये भी देखना है कि वो टेक्नोलॉजी कम से कम आने वाले 15 या 20 साल तक सर्वाइव करे। इलेक्ट्रिक जो कंप्यूटर साइंस है उसमें कोई भी लैंग्वेज वो उतने समय तक सर्वाइव नहीं करती कि 10 साल 20 साल पहले आपके पास सी था, सी प्लस प्लस आया, जावा आया, आजकल पाइथन चल रहा है, आर के प्रोग्रामिंग है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समय के साथ चेंज हुई हैं, तो हमको उसके साथ ही चेंज होना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है ड्राइंग, ये डिप्लोमा में भी पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग अगर कहीं पर भी आप अपॉइंट हुए और वहाँ पर आपको जो है नक्शा दिया गया कि साहब ये चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो आपको बेसिक कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है और उसका कनेक्शन कैसे गया है। तो वो जो नॉलेज है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ऑटोमेशन के लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग में जनरली लैडर प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है, तो धीरे-धीरे ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में मेंटेनेंस, बहुत सारी मोटर्स लगी रहती हैं, तो उनकी सबकी मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर की भी आवश्यकता पड़ती है। ये काम भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ही है कि उसका प्लांट ठीक तरह से चले। तो इसमें आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी आना चाहिए और आपको उसका रिपोर्ट वगैरह बनाना भी आना चाहिए। मेंटेनेंस में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो है कि आपके पास जो पार्ट्स हैं, उसकी इन्वेंटरी भी आपके पास होनी चाहिए। इसका मतलब आपको अपने हाथों से काम करना होगा। कोई थर्ड पार्टी अगर आपका काम करती है और वो किसी भी पार्ट को कहती है साहब ये खराब हो गया, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि पार्ट वास्तव में खराब है या नहीं है, क्योंकि उस पार्ट की कीमत तो कंपनी ही देगी और अगर वो पार्ट आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो प्रोबेबली आप कंपनी का पैसा बचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज़ ए मेंटेनेंस इंजीनियर भी हर इंडस्ट्री में ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो है यूटिलिटी इंजीनियर। सारी मशीन्स किसी न किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी या पावर से चलती हैं। मशीन्स इलेक्ट्रिकल से चलने वाली हो सकती हैं, वाटर ड्रिवन भी हो सकती हैं, कुछ मशीन्स कंप्रेस्ड एयर से भी चल सकती हैं, कुछ गैस से भी चल सकती हैं, कुछ स्टीम से भी चल सकती हैं। तो जो यूटिलिटी इंजीनियर का काम है, वो ये है कि ये मशीन्स ठीक तरह चलें और इनकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर। ये जो है काम वो एक यूटिलिटी इंजीनियर का है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक यूटिलिटी इंजीनियर की तरह काम करता है। इसके अलावा BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, के भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आप एनर्जी ऑडिटर या एनर्जी मैनेजर भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्कोप की कमी नहीं है, कमी हमारे और आपके अंदर है कि हम किस काम को कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग को काम
अपनी मेहनत से करना चाहिए और चीज़ों को सीखना चाहिए। कोई भी कारण नहीं है किसी भी समय पे इलेक्ट्रिकल की ना तो वैकेंसीज़ कम हैं और ना ही भविष्य में कम होंगी। केवल इतना है कि हम केवल इलेक्ट्रिकल के साथ-साथ जो चीज़ें चल रही हैं, उससे भी अपने आप को अपग्रेड करें। समय के साथ बदलें और चीज़ों को सीखें। इन शब्दों के साथ ही मैं इस फोरम को ओपन करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स होंगे तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी सर। सर एक पार्टिसिपेंट है अमोल जी। जी, उनका क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्रीज में ज्यादा ऑप्शन फील्ड में, इंडिया के अलावा। देखिए इलेक्ट्रिकल की जहाँ तक बात है, ये हर जगह अवेलेबल है। चाहे आप यूएस की बात करें, चाहे आप जर्मनी की बात करें, चाहे किसी भी कंट्री की बात करें, ये हर जगह इलेक्ट्रिकल की जॉब्स अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रिकल की जॉब केवल प्लांट में ही नहीं है, इवन सॉफ्टवेयर्स भी आप बना सकते हैं, अपने यहाँ बैठे-बैठे या उनको यूटिलाइज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जॉब्स तो हर जगह है, ज़्यादा या कम इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है और इलेक्ट्रिकल का स्कोप इंडिया में भी बहुत है और बाहर भी बहुत है। कोई स्पेसिफिक मेरे पास कोई डेटा इस समय अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर जॉब्स ज़्यादा है। सर एक पार्टिसिपेंट है रिंकी, वो ये जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। ठीक है, मैं अगर आईटीआईज़ की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग 8 से 10,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट में तो एक फिक्स स्केल है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ किसी भी इंडस्ट्री में जाएँगे तो उसमें कम से कम 10 से 15,000 के बीच में है आपका स्टार्टिंग। अगर आप बीटेक की बात करें तो वहाँ पे 15 से 20,000 के बीच में है। लेकिन ये डिपेंड करता है प्राइवेट इंडस्ट्री में ख़ासकर कि आप वहाँ कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा जा रहा है, उसको इंडस्ट्री का कुछ भी पता नहीं होता एक्सेप्ट दैट ही हैज़ पास्ड वन एग्ज़ामिनेशन और इसके अलावा उसको इंडस्ट्री की वर्किंग के बारे में कोई पता नहीं होता। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बेसिकली आपके ऊपर साल 2 साल तक पैसा खर्च करती हैं, आपको सिखाने के लिए और उस सीखने के बाद आप उनको कुछ देने लायक होते हैं, तब आपकी वर्थ बनती है। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैकेज आप प्राइवेट इंडस्ट्री में एक्सेप्ट मतलब उसको ना सोचें कि आपको मिलेगा, लेकिन जो है आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पे फिक्स जॉब मिलना ही मिलना है और उसका स्केल डिफाइंड है। अगर आप एमटेक के बाद सपोज़ कीजिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो गवर्नमेंट का है या आईआईटी, एनआईटी में लग गए, तो वहाँ पर स्किल्स बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे 1 लाख से ऊपर ही सैलरी जाती है। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ कि आप एक एमएनसी में हैं, ठीक है? तो आप आईआईटी से आपने किया, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो जनरली जो अदर कॉलेजेस हैं, अदर देन द एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़, उसमें तो उनको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, लेकिन आईआईटी को क्रॉस करने के लिए एनआईटीज़ में एडमिशन पाने के लिए आपको उनका जो जेईई एडवांस का एग्ज़ामिनेशन है, वो क्वालीफाई करना ही होता है। आईआईटी से अगर आप बीटेक करते हैं, तो आपको कोई भी कारण नहीं है कि आपको 20 लाख का जॉब मिले या 40 लाख का जॉब मिले, वो डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर, उसके पीपल्स के ऊपर। तो ये आपको प्रूव करना है कि आपको कहाँ पर किस तरह से जॉब मिलेगा और किस तरह का जॉब आपको चाहिए। आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। जो टियर 3 कॉलेजेस हैं, आईआईटी, एनआईटीज़ के बाद में, उनमें जनरली प्लेसमेंट आईटी की इंडस्ट्री के अलावा इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी कंपनीज़ नहीं मिलती हैं। इसलिए आपको जहाँ पर भी जॉब मिलेगा, वहाँ पे आपको चीज़ों को सीख कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो केबल बनाती है। तो एक छोटी कंपनी से आपने स्टार्ट किया लेकिन उसके बाद हेवेल्स है, आपके पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो केबल बनाती हैं और जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप शुरुआत में ये ना सोचें कि आपको बहुत अच्छा पैकेज मिले, आप शुरुआत में ये सोचें कि मुझे जो कंपनी मिली है, उसमें मैं क्या सीख सकता हूँ और किस तरह से मैं अपने आप को राइज़ कर सकता हूँ। तो चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, ना कि पैसे के पीछे आप डे 1 से जाएँ। पैसा आपके पीछे आएगा अगर आपकी वर्थ होगी तो। सर एक पार्टिसिपेंट है शिवा योगी जी, वो ये जी। जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी एमएनसीज हैं जो कि आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स को बल्क में हायर करती हैं। नहीं, देखिए बल्क में हायर करने की जहाँ तक बात है, वहाँ पर
उसमें कंपनी में क्या चीज़ की जॉब है उस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो जितनी भी कंपनीज़ है जो अ, आपका प्राइवेट कंपनीज़ है या एमएनसी कंपनीज़ है आप कहेंगे, उसमें जनरली आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसीज़ ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि इनके जो जो पे स्केल्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते। एक बीटेक होल्डर को अगर उन्हें हायर करना है, तो प्रोबेबली उस बीटेक होल्डर की जो सैलरी होगी, उसमें वो 3 आईटीआई होल्डर या 2 डिप्लोमा होल्डर्स को हायर कर सकते हैं। बल्क हायरिंग जहाँ तक भी संभव है किसी भी एमएनसी कंपनी में डिपेंड करता है कि वो उसका कैपेक्स है या उस तरह किस तरह का काम है। और किसी भी कंपनी में बल्क हायरिंग जनरली तभी तक नहीं होगी अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर वो कंपनी में काम छोड़ते हैं, तो इसका मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। जी मैम। सर एक पार्टिसिपेंट है राहुल, वो ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर प्रोग्रेशन पाथ क्या रहता है। उन्होंने क्या किया है मैम? उन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल। देखिए डिप्लोमा अगर आपने किया है तो मैंने आपको बताया कि अप्रेंटिस आप कर लें। अगर आप इमीडिएट कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरा एवेन्यू ये हो सकता है कि आप बीटेक में एडमिशन ले लें डायरेक्ट और बीटेक के बाद एक अच्छी डिग्री लें। मेरा ये मानना है कि आपको अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं, तो आईआईटी निकालने की कोशिश करें, नहीं तो कम से कम एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करें और उसके बाद आपको जो ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट होता है उसमें भी अच्छे एवेन्यूज मिलेंगे और आप ऑफ कैंपस में भी निकल सकते हैं। मैंने एसएससी जेई का एग्जाम लिया जो कि गवर्नमेंट का है, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी वगैरह में जॉब आपको मिलता है, एक आपका करियर सेट है, तो उसमें सब में आप जा सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा। और गेट का एग्जाम देके अगर आप पहले 200 में आते हैं तो आप नवरत्न कंपनी का भी पार्ट हो सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपको एमटेक और पीएचडी आपको करना पड़ेगा और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिनको टीचिंग का इंटरेस्ट है वो टीचिंग में जाएं और एमटेक और पीएचडी फिर एक अच्छी जगह से करें। अच्छी जगह का मतलब रेप्यूटेड प्लेस, अच्छा वर्क हो आपका, एससीआई के पेपर्स हों आपके, तो आप निकल सकते हैं वहाँ से किसी भी अच्छी एनआईटी, आईआईटी में। आईआईटी में अगर आपको जाना है, तो आपके पास एक डिग्री बाहर की होनी चाहिए और इसके बाद जो है पोस्ट पीएचडी का एक्सपीरियंस भी वो जिसको पीडीएफ हम लोग कहते हैं, पोस्ट डॉक्टरल, तो वो भी आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, अगर आपको आईआईटी में जॉब करना है तो या एनआईटी में जॉब करना है। तो आपके पास कम से कम एक डिग्री वो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए जिसको आप प्राउड फील कर सकें। सर एक पार्टिसिपेंट है योगेश, वो ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल आईटीआई होल्डर्स के लिए ओवरसीज में क्या परमानेंट जॉब के चांसेस हैं। यूएई में तो बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं जो कि आपको बाहर मिल सकते हैं, लेकिन आपको केयरफुल केवल ये यही रहना है कि आप जिस भी एजेंसी के थ्रू जाएँ, वो ऑथेंटिक हो। जॉब्स की कहीं कमी नहीं है, ना इंडिया में ना बाहर। केवल ये है कि हम अगर यूएई जाते हैं तो हमको दीनार में पैसे मिलेंगे, इंडिया से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो आप उसको ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर वहाँ बचाते हैं पैसा तो आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो आपके पास उस देश की कंडीशंस भी एप्लीकेबल होंगी। तो कहीं पर भी जॉब की अपॉर्च्युनिटी की कमी नहीं है, आप बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन होकर जाएँगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप ट्रेन होकर नहीं जाएँगे, तो प्रोबेबली आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा और आप जिस माध्यम से भी जाएँ, वो ऑथेंटिक ये बेहद ज़रूरी है। सर एक सर एक जी, पार्टिसिपेंट है गणेश, वो ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके स्टार्टअप्स के क्या स्कोप है। स्टार्टअप देखिए, स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप एक बेसिकली आइडिया है, जो कि आपका मूर्त रूप ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। अगर स्टार्टअप के रूप में सपोज़ कीजिए मैं एक केवल एक सोलर कंपनी की बात करूँ, तो कोई भी स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, लेकिन वो आइडिया उस मास से थोड़ा-सा अलग होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आपके पास सफिशिएंट पैसे भी होने चाहिए, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को डेमोंस्ट्रेट कर सकें। हालाँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल इसको बहुत बढ़ावा दे रही है स्टार्टअप्स को और बहुत सारी कंपनीज़ भी ऐसी हैं
जहाँ पर कि जो कि फंडिंग एजेंसीज हैं, जहाँ से आपको फंड मिल सकता है। तो किसी भी आइडिया को आप मूर्त रूप दे सकते हैं एज ए स्टार्टअप। शुरुआत में स्ट्रगल होगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने प्रूव कर दिया तो स्काई इज द ओनली लिमिट। इवन आप बैटरी चार्जिंग का एक स्टार्टअप बना सकते हैं, ठीक है। ईवीज के आने वाले टाइम में बहुत है, लेकिन ऑल दीज थिंग्स नीड्स सम बेसिक कैपिटल एंड ए आइडिया। तो आइडिया जनरेशन जो है वो आपको इसकी फिजिबिलिटी देखिए कि वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। इवन जो हमारे पास आजकल टच मोबाइल है, वो भी किसी न किसी का तो आइडिया था। माइक्रोसॉफ्ट का जो भी वर्जन है आप यूज कर रहे हैं, इस सारे आइडियाज से ही आते हैं। आइडियाज बहुत से सक्सेसफुल होंगे, बहुत से नहीं सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ये करेज आप में होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको निश्चित रूप से मूर्त रूप देने की कोशिश करें। और मैं सोचता हूँ कि अगर आपका आइडिया वर्थ होगा या आपको लगता है या सक्सेसफुल होगा तो निश्चित रूप से इसका ही विल बी द लिमिट। सर क्वेश्चंस हमारे पास इतने ही थे। थैंक यू सो मच सर, आपने सारे क्वेरीज को अच्छे से रिजॉल्व किया और हमारे पार्टिसिपेंट्स को गाइड किया इस फील्ड में वो कैसे अपना करियर नेविगेट कर सकते हैं, ये उन्हें बताया। बहुत ही इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग सेशन रहा है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।